आशु कुछ कहने ही वाला था कि सार्थक खड़ा हो गया। आशा करता हूं कि जब हम फिर मिलें तो मैं तब भी सेम रहूं। ये कहने के बाद सार्थक वेटिंग एरिया से बाहर चला गया, जबकि आशु वहीं बिना हिले डुले बैठा रहा। मुड़कर देखना आसान था, लेकिन फिर से मिलना मुश्किल। जब जीवन वापस आया, तब तक सार्थक भीड़ में गायब हो चुका था। अगर उसके हाथ में बाइनेक्स ना होता तो आशु को लगता कि ये सब शायद कभी हुआ ही नहीं। युगराल का चारों के लिए खाना बनाना और उनके साथ कार्ड खेलना मानो कल की ही बात लगती थी, लेकिन आज वे एक दूसरे की आंखों में तक नहीं देख सकते थे। ये घटिया दुनिया। आशु ने हल्की आवाज में कहा, मानो अपने इमोशंस को बाहर निकाल रहा हो। निहाल उन्हें विदा करने की पेशकश कर चुका था, लेकिन आशु ने उसे ये नेसेसरी नहीं है कहकर मना कर दिया। जीवन ने आशु से पहले ही उसे इन्फॉर्म करने से मना कर दिया था, ताकि कोई निहाल की फोटो में दिख रहे आदमी को आशु से ना जोड़े। जीवन ने आशु को वापस स्कूल छोड़ दिया। उसका स्टांस बिल्कुल ऑब्वियस था। वो किसी भी हालत में आशु को और किसी एक्सीडेंट में नहीं पड़ने देगा। इनफैक्ट आशु के पास मुश्किलें पैदा करने की एनर्जी ही नहीं थी। बैटल से उसके जख्म और भी बढ़ गए थे, इसीलिए वो हिलना डुलना तक नहीं चाह रहा था। डोरमेट्री लौटकर वो बिस्तर पर गिर पड़ा और जल्दी ही सो गया। जब वो सोकर उठा तो ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि उसे अभी भी भूख का एहसास नहीं हो रहा था। आशु ने कुछ नहीं खाया। सार्थक ने जो बाइनेक्स दिया था उसे याद करते हुए उसने उसे केओस स्पेस से निकाला और खोलकर देखा। खाली। आशु ने चौंकते हुए सोचा, बाइनेक्स खाली था। यह सही नहीं है। आशु को जल्दी ही रियलाइज हुआ कि बाइनेक्स खाली नहीं था, क्योंकि वो कागज से बना था और बहुत हल्का था। फिर भी उसे यह महसूस हो रहा था कि बाइनेक्स भारी था, जैसे उसमें लोहे का टुकड़ा हो गया। ये आशु ने कुछ सोचा और अपने हाथ को बाइनेक्स के अंदर डाला। बाइनेक्स के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अंदर पहुंचने से रोक रहा हो। आंसू की उंगलियां कुछ बर्फीला फील कर रही थीं, और जहां भी उसकी उंगलियां जाती वहां स्पेस साफ तौर पर मुड़ता हुआ लग रहा था, जैसे किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट को मरोड़ा गया हो। यह नहीं हो सकता। आशु के चेहरा के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। उसने रहस्यमयी फोन निकाला और उसे बाइनेक्स की तरफ एम किया। तुरंत फोन पर एक नोटिफिकेशन की रो नजर आई। इनविजिबिलिटी रोब। मिथिकल टोप लाइन पढ़ने के बाद आशु के दिमाग में कई ख्याल दौड़े और उसे एक एहसास हुआ। वो इंसान जिसने इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन ए को चुराया था, वो सार्थक था। आशु ने ध्यान से याद किया और अचानक समझ गया कि उसे चोर की फोटो क्यों जानी पहचानी लगी थी। अब जब उसने सोचा तो चोर की शक्ल और कद सार्थक से अलग थे, हालांकि उसकी आंखों में सार्थक जैसा एक यूनिक ऑरा था। सार्थक की कर्स डीमन पैलेस में फंसने की वजह यह नहीं थी कि उसने इनविजिबिलिटी रोब चुराया था, बल्कि उसने इसे चुराया था ताकि वो मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइस से निपट सके। आशु ने धीरे धीरे इस मामले के कॉज और इफेक्ट पर सोच विचार किया। ये ऑब्वियस था कि सार्थक इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन एक को इंक्यूबेट नहीं कर पाया था, इसलिए वो मेड्यूसा को नहीं मार सकता था। फिर भी उसने किसी अननोन मेथड से मेड्यूसा को कर्स डीमन पैलेस से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लिया था। आशु को उसके कैरेक्टर के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसके अकॉर्डिंग सार्थक जरूर पेनिनसुला ऑफ गोड्स पर मौजूद एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करके मेडुसा को मारने का प्लान बना रहा था। और शायद इस बात की उसे परवाह नहीं थी कि इसके बाद कितने लोग मारे जाते। आंसू ने मेड्यूसा को मार दिया, इसलिए वो उससे मिलने आया था। अदरवाइज आंसू को यह कभी नहीं पता चलता कि वो था जिसने इनविजिबिलिटी रोब चुराया था। आंसू को शायद यह भी पता नहीं चलता कि वो यहां पहले भी आ चुका था। सार्थक, तुम क्या कर रहे हो? आशु थोड़ा परेशान हुआ। सार्थक का कैरेक्टर बहुत ही एक्सट्रीम था। इसके अलावा वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड था। अगर उसने सच में कुछ बुरा करने की सोची तो वो आवेश मलिक की तरह डेविल बन सकता था। इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन एग को अपने हाथ में देखते हुए आंसू के एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए। वो ओरिजिनली इनविजिबिलिटी रोब के लिए ही पेनिनसुला ऑफ गोड्स पे गया था, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया थी कि इनविजिबिलिटी रोब इस तरह से उसके हाथ में आ जाएगा। आंसू ने इनविजिबिलिटी रोब की इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इनविजिबिलिटी रोब मिथिकल, लाइफ प्रोविडेंस सीमलेस, लाइफ सोल कॉम्बैट रोब, व्हील ऑफ डेस्टिनी डीएटी पोजेशन, स्ट्रेंथ 54, स्पीड 71, कॉन्स्टिट्यूशन 67, प्राइमोर्डियल एनर्जी 72।
टैलेंट स्किल इनविजिबिलिटी, कंपेनियन फॉर्म इनविजिबिलिटी। रोब एट्रीब्यूट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन व्हील ऑफ डेस्टिनी थोड़ा अजीब था। उसका एनोटेशन, ये एक डाइटी के डिसेंट का करिश्मा था। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनविजिबिलिटी रोब एक कंपेनियन एग था। हालांकि इसकी इंफॉर्मेशन में यह इंडिकेट नहीं किया गया था कि यह एक कंपेनियन एग अचुकेरजेन है। ऐसा लग रहा था जैसे कंपेनियन बीस्ट पहले ही इंक्यूबेट हो चुका हो। आशु ने बाएं नक से ट्रांसपेरेंट कंपेनियन एग निकाला। वो महसूस कर सकता था कि ये एग की शेप का था, लगभग एक रग्बी बॉल के साइज का। इसमें अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी इंजेक्ट करना अटेम्प्ट किया, लेकिन इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन एग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी को एक्सेप्ट तक नहीं किया, एब्जॉर्ब करना तो दूर की बात है। पता नहीं आहूजा परिवार ने इनविजिबिलिटी रोब को कंपेनियन एग की स्टेट में वापस लाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। अब भले ही इनविजिबिलिटी रोब का कोई मालिक नहीं है और ये ऑर्डिनरी एग जैसा ही लगता है, लेकिन असल में ये पहले ही इंक्यूबेट हो चुका है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि इतने सालों से कोई भी इसे इंक्यूबेट नहीं कर सका। आशु पहले ही मेंटली तैयार था। उसे ये अजीब नहीं लगा कि वो इसे इंक्यूबेट नहीं कर सका। कंपेनियन एग हाथ में रखते हुए आशु ने अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस पर स्विच कर दी और कंपेनियन एग में अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी इंजेक्ट करने की कोशिश की। कहा जाता था कि इनविजिबिलिटी रोब डुअलिज्म गॉड फेनस के टेंपल से आया था और फेनस और केओस के बीच का रिश्ता बहुत ही सटल था। इसके अलावा वे एक ही पैंथियन से थे। आशु को लगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस यूजफुल हो सकता है। हालांकि आउटकम ने आशु को निराश नहीं किया। अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस पर स्विच करने के बाद इनविजिबिलिटी रोब ने उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी को एक्सेप्ट किया। पूरा कंपेनियन एग हल्का सा कांपने लगा। आशु खुश हो गया और उसने अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी को और इंक्रीज किया, लेकिन कंपेनियन एग हल्के से कांपता रहा। जब आशु ने अपनी सारी प्राइमोर्डियल एनर्जी खर्च कर दी तो इनविजिबिलिटी रोब वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। अब क्या हो रहा है? क्या यह काम करता है या नहीं? आशु ने कुछ और बार कोशिश की। जब उसने प्राइमोर्डियल एनर्जी डाली तो इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन एग में रिएक्शन हुआ। जैसे ही उसने एनर्जी इंजेक्ट करना बंद किया, इनविजिबिलिटी रोब का रिएक्शन गायब हो गया, लेकिन इंक्यूबेशन के कोई साइंस नहीं दिखे। कुछ सोचने के बाद आशु को लगा कि ये उसके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस के लो लेवल से जुड़ा हो सकता है। उसने केवल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस में बेसिक मास्टरी ही गेन की थी और उसने अभी तक लाइफ प्रोविडेंस भी कंडेंस नहीं किया था। अगर वो इसे हाई लेवल पे पहुंचा देता है तो शायद वो इनविजिबिलिटी रोब को इंक्यूबेट कर पाएगा। आशु के पास इनविजिबिलिटी रोब को वापस रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही वो अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस को प्रैक्टिस करना शुरू करे, ये कुछ ऐसा नहीं था जो कुछ ही वक्त में इंप्रूव हो सके। हालांकि मैं अभी इनविजिबिलिटी रोब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन कंपेनियन बीस्ट ऑब्टेन किया है। मैं ये देखने की कोशिश कर सकता हूं कि क्या मैं उस स्नेक से टेंपल में लड़ सकता हूं। इसी सोच के साथ आशु ने अपना फोन निकाला और सहारनपुर बैटलफील्ड इंजन को लाइनंच कर दिया। वो फिर से उस टेंपल में पहुंचा जिसे स्नेक प्रोटेक्ट कर रहा था। आशु ने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को बुलाया और उसे स्नेक से लड़ने के लिए भेजा। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन स्नेक से थोड़ा फास्ट था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्लियरली स्नेक से कम थी। पैलेस के भीतर एक जोरदार टकराव हुआ। ड्रैगन ब्रेथ, डेमोनिक फ्लेम, पॉइजन, स्मोक और हर तरह की पावर्स इरप्ट हुई। इन ब्लास्ट की वजह से ब्लड के रंग का अवतार लगभग बचते बचते मारा गया। थैंकफुली आशु ने वक्त रहते अपनी डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो मरने से बच सका। हालांकि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को नुकसान हो रहा था, लेकिन स्नेक उसे थोड़े वक्त में नहीं मार सकता था, जिसे देख आशु खुश हो गया। 6 बविंग्ड गार्जियन ड्रैगन को मेन फोर्स के तौर पर रखते हुए उसे स्नेक को मारने का चांस मिल सकता था। अब उसे इनविजिबिलिटी रोब की जरूरत नहीं थी। आशु ने डेमोनिक नियोनेट और बनाना फेरी को बुलाया। जैसे ही वो मदद करने के लिए खुद भी दौड़ने वाला था, उसने देखा कि स्नेक की आंखें मिरर में बदल गईं। फिर उसने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को एक बार देखा और तुरंत वो गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे स्नेक की आंखों के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया गया हो। अगले ही पल
आशु ने देखा कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की मौत हो गई है। वो जल्दी से पलटा और भागने लगा। हालांकि वो थोड़ी देर से भागा। स्नेक की आंखों से एक बार देखे जाने के बाद फोन स्क्रीन ब्लैक हो गई। ये कौन सी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल है? क्या तुम्हें इतना बेहया होना चाहिए? एक मिथिकल 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को भी एक नजर में मार डालते हो। क्या तुम मुझे कोई रास्ता नहीं दे रहे हो? आशु डिप्रेस्ड होता। गेम में फिर से एंटर होने के बाद आशु ने कुछ और बार ट्राई किया। अगर स्नेक के पास वो प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल नहीं होता तो वो 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के साथ मिलकर इसे हराने में कामयाब हो सकता था। हालांकि हर बार जब स्नेक ने उस स्किल का इस्तेमाल किया, वो और 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन बिना किसी काउंटर अटैक के तुरंत मारे जाते थे। आशु को मजबूरन 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को दूसरे टेंपल में ले जाना पड़ा। लेकिन आउटकम और भी बुरा था। उस डायमेंशनल क्रिएचर ने, जो वोल्फ और टाइगर जैसा दिखता था लेकिन इनमें से कोई नहीं था, अपनी स्पीड से 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को मार डाला। डायमेंशनल क्रिएचर की स्पीड 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से कहीं ज्यादा फास्ट थी। इसके अलावा इसके क्लॉज लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल थे। कुछ ही हमलों में 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को चिथड़े चिथड़े कर दिया गया। हालांकि वे दोनों मिथिकल क्रिएचर्स थे, 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन क्लियरली दोनों से बहुत कमजोर था। यह भी शायद उस कंपेनियन बीस्ट की इनकम्प्लीट स्किल्स से ही रिलेटेड था। अगर ये 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन अपनी पूरी स्किल्स की लाइनअप के साथ होता तो वो कुछ और वक्त तक टिक सकता था। अगर मैं इन दोनों को नहीं मार सकता तो क्या मैं कमजोरों को भी नहीं मार सकता? आशु ने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को अंडरग्राउंड समुद्र में ले जाने की सोची ताकि वो इसका इस्तेमाल 9 काले ड्रैगनों को मारने के लिए कर सके। जो वैगन को खींच रहे थे वे सभी मिथिकल क्लास पर थे, लेकिन काले ड्रैगनों के जंजीरों में बंधे होने से उनकी स्ट्रेंथ काफी हद तक कम हो गई थी। वे बिना किसी शक के 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। आशु ने कॉन्फिडेंट होकर 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को समुद्र की तरफ बढ़ाया और कत्लेआम शुरू करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वे समुद्र में पहुंचे और 9 काले ड्रैगनों को देखा, काले ड्रैगन जैसे गुस्से से भर गए। उनके शरीर पर लगी जंजीरें एक एक कर टूटने लगीं। फिर एक ट्रैजिक सीन हुआ। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ऐसा था जैसे एक छोटा मेमना भेड़ियों के झुंड में घुसा हो और उसे 9 भयंकर काले ड्रैगनों ने चिथड़े चिथड़े कर दिया। क्या हो रहा है? वे बिना वायनर वैगन के दरवाजे को खोले अपनी जंजीरों से क्यों भाग निकले? आशु ने ब्लैंक स्क्रीन को देखा और बहुत डिप्रेस्ड फील किया। आशु ने फिर से अंडरग्राउंड समुद्र जाने की कोशिश की। इस बार उसने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को नहीं बुलाया। 9 काले ड्रैगन अपनी जंजीरों से नहीं निकले। हालांकि जैसे ही आशु ने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को बुलाया, 9 काले ड्रैगन जैसे स्टेरॉयड पर थे। वे जंजीरों से आजाद हो गए और एक बार फिर 6 विंग्ड गार्डियन ड्रैगन और ब्लड के रंग के अवतार को निगल गए। एक पर्सन के तौर पर यह सबसे बेस्ट है कि ज्यादा प्रैग्मेटिक हो। आशु अभी तक अपने जख्मों से रिकवर नहीं हो पाया था और पहले ही काफी खून गंवा चुका था। इसीलिए वो अब और खून बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने फिर से 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को मिथिकल क्रिएचर्स से लड़ने के लिए नहीं भेजा। इसके बजाय वो टाइगर केज के पास गया। टाइगर केज पास में एक लौता डायमेंशनल क्रिएचर जिसे आशु ने कभी नहीं मारा था। वो मास्क मैन यानी कि नकाब पोश आदमी था। नकाब पोश आदमी की अलग अलग प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स एंडलेस और बहुत अजीब थीं। हालांकि आशु उससे डरता नहीं था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया था। अब जब उसके पास 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की हेल्प थी तो आशु को लगा कि इसे आजमाने का वक्त आ गया। वह ट्रुथ लिसनर को छोड़कर आशु ने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन, फायर फर्नेस क्वीन, डेमोनिक नियोनेट बनाना फेरी और कुछ दूसरे कॉमनली यूज किए जाने वाले कंपेनियन बीस्ट्स को बुला लिया। टाइगर केज डीमोनाइज्ड जनरल कुछ नहीं था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की पॉइजन ब्रेथ ने उसे तुरंत मार डाला। सिटी में एंटर होने के बाद फायर फर्नेस क्वीन ने फायर फर्नेस स्किल को कास्ट कर दी, जिससे आसपास की जगह फ्लेम्स के समुद्र में बदल गई। कोई भी डीमोनाइज्ड सोल्जर्स या डीमोनाइज्ड जनरल्स जो आए मारे गए नकाब पोश आदमी ने सोल्जर्स के लिए कास्ट बीन और जनरल्स के लिए पेपर को उनकी शेप में कट किया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ और वो हर जगह फ्लेम्स जला रही फायर फर्नेस क्वीन को रोक नहीं सका। जो कुछ भी बनाया गया था वो जलकर खाक हो गया। फायर फर्नेस क्वीन की कॉम्बैट स्ट्रेंथ
केवल एवरेज मानी जा सकती थी। हालांकि जब लो लेवल मॉन्स्टर्स को खत्म करने की बात आई तो वो वाकई अमेजिंग थी। वो इनविंसिबल थी और कुछ मिथिकल कंपेनियन बीस्ट भी उसके जितने यूजफुल नहीं थे जब आशु पहली बार सिटी में दाखिल हुआ था तब की अपनी दुर्दशा को याद करते हुए। और अब एंसिएंट सिटी पर अपनी जीत को देखकर आशु को लगा कि वो सच में प्रोग्रेस कर रहा है। आशु के ऑर्डर पर 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन तुरंत नकाबपोश आदमी पर हमला करने के लिए झपटा। उसने अपने मुंह से जहरीला धुआं छोड़ा और उसके शरीर पर मौजूद डेमोनिक फ्लेम्स ने उसे जलाकर राख कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो केवल एक पीला कागज निकला। नकाबपोश आदमी कहीं और अपीयर हुआ। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने गरजते हुए फिर से उस पर हमला किया और उसे फिर से मार डाला, लेकिन वो अब भी सिर्फ एक पीला कागज था। हालांकि नकाबपोश आदमी का लेवल और स्ट्रेंथ 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के कंपैरिजन में काफी इंफीरियर थी, लेकिन उसकी टेक्निक बेहद अजीब थी। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के कई बार हमला करने के बावजूद वो उसे मारने में नाकाम रहा। इस आदमी की स्किल्स अमेजिंग है। अगर इससे स्किल ड्रॉप होती है तो ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसकी इमॉर्टल चेन ज्यादा पावरफुल है या येलो पेपर अवतार। हालांकि सोल्जर्स के लिए कास्ट बीन्स एंड पेपर जनरल के लिए कागज को काटने वाली स्किल भी इंप्रेसिव हैं, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल नहीं लगते। ये लो लेवल मॉन्स्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन हाई लेवल मॉन्स्टर्स के खिलाफ ये बेकार है। आशु ने सोचा। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने नकाबपोश आदमी का गुस्से में पीछा किया। जब 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने फिर से अपनी ड्रैगन ब्रेथ को रिलीज किया तो अजीब आदमी ने हवा में एक रस्सी फेंकी और आसमान में एक काला बादल अपीयर हुआ। फिर उसने कुछ कदम उठाए और रस्सी खींचते हुए बादलों में ऊपर चढ़ गया। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने डेमोनिक फ्लेम्स की एक बौछार की जिसने काले बादलों को तितर बितर कर दिया, लेकिन नकाबपोश आदमी का कहीं कोई पता नहीं था। ड्रैगन की एक जोड़ी आंखों ने सिटी को स्कैन किया, लेकिन उसे नकाबपोश आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन गुस्से से भर गया। उसके शरीर से डेमोनिक फ्लेम्स इरप्ट होने लगी जिसने आसपास के सभी डीमोनाइज्ड सोल्जर्स को जला डाला। लेकिन उन्हीं डेमोनिक फ्लेम्स के बीच से एक डीमोनाइज्ड सोल्जर उछलकर सिटी की दीवार पर चढ़ गया। उसका शरीर बदलकर डीमोनाइज्ड सोल्जर से नकाबपोश आदमी बन गया। उसके हाथों में बीन्स और कागज के टुकड़े थे जिन्हें उसने हवा में बिखेरा। तुरंत वे डीमोनाइज्ड सोल्जर्स और डीमोनाइज्ड जनरल्स में बदल गए। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन आगे बढ़ा और नकाबपोश आदमी को चीर फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन वो सिर्फ पीले कागज के टुकड़ों में बदल गया। ये स्किल तो हद से ज्यादा अजीब है, यहां तक कि एक मिथिकल क्रिएचर भी इसका कुछ नहीं कर सकता। ये आदमी आखिर है कौन? आशु हक्का बक्का रह गया। आशु ने पहले ही कई डायमेंशनल क्रिएचर को देखा था। आमतौर पर हाई लेवल क्रिएचर लो लेवल क्रिएचर्स को आसानी से कुचल सकते थे, लेकिन यह पहली बार था जब आशु ने किसी ईपिक क्लास क्रिएचर को मिथिकल क्रिएचर के साथ इस तरह खेलते देखा। मैं इसे कैसे मारूं? आशु सोच ही रहा था कि उसने देखा 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के 6 पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। उसने डेमोनिक फ्लेम्स की बीम्स की रिलीज की जो स्वॉर्ड बीम्स जैसी लग रही थीं। उन फ्लेम्स ने सिटी के सभी डिमोनाइज्ड सोल्जर्स और डिमोनाइज्ड जनरल्स का सफाया कर दिया। नकाबपोश आदमी छिपने की जगह ना पाकर बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। उसने रस्सी खींची और काले बादलों में भागने की कोशिश की। जैसे ही वो काले बादलों में घुसने वाला था, एक बैंगनी रोशनी अचानक कहीं से आई और नकाबपोश आदमी का सिर और रस्सी दोनों काट दिए। नकाबपोश आदमी का बिना सिर वाला शरीर और रस्सी जमीन पर गिर गए। बैंगनी रोशनी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई और वापस डेमोनिक नियोनेट के हाथों में मौजूद म्यान में लौट आई। हालांकि आशु ने जल्द ही देखा कि जमीन पर गिरा कॉर्प्स एक कठपुतली में बदल गया और कठपुतली के माथे के बीच एक लाल बिंदी थी जैसे खून की एक बूंद हो। एपिक क्रिएचर एलिगेंट एम्परर का अवतार पपेट मारा गया। डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है। आशु ने सोचा था कि यह सब बेकार जाएगा, लेकिन उसने अपने फोन पर आई नोटिफिकेशन देखी जो उसकी उम्मीद से परे था और एक डायमेंशनल क्रिस्टल भी ड्रॉप हुआ था। आशु ने देखा कि डायमेंशनल क्रिस्टल में नकाबपोश आदमी की शैडो नहीं थी, लेकिन उसमें एक स्पिरिट टेलिस्मन था। यह देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। भले ही ये एक कंपेनियन एग नहीं था, फिर भी एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल ड्रॉप होना ही उसके लिए काफी संतोषजनक था।
पता नहीं ये कौन सी स्किल है। आशु ने प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल को उठाया और इसे एब्जॉर्ब करना चाहा। लाइफ प्रोविडेंस कंपैटिबल नहीं है, इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। फोन पर यह नोटिफिकेशन पॉपअप हुई जिसने आशु को चौंका दिया। उसे पता था कि मिथिकल स्किल को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल्स रिक्वायर होती है, लेकिन यह रेयर था कि किसी इपिक प्राइमोडियल एनर्जी स्किल के लिए लाइफ प्रोविडेंस की रिक्वायरमेंट हो। आशु ने अपने लाइफ प्रोविडेंस को स्विच कर अटेम्प्ट किया। एंसिएंट एम्परर 8 पूर्णता की बुद्धि और गॉड फील्ड किसी काम के नहीं थे। जब आशु ने गॉड स्लेयर बॉडी पर स्विच किया तो वो फाइनली प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सका। क्रिस्टल से एक अजीब एनर्जी निकली और ब्लड के रंग के अवतार के शरीर में एंटर हो गई। इसने ब्लड के रंग के अवतार के शरीर में एक नया प्राइमोडियल एनर्जी सर्कुलेशन पाथवे ओपन कर दिया। आशु के पूरे शरीर में इनडिस्क्राइबेबल कोल्डनेस फैल गई और उसके दिमाग में अजीब इंफॉर्मेशन फ्लो होने लगी। एलिगेंट एम्परर का अवतार पपेट क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इपिक प्राइमोडियल एनर्जी स्किल सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन हासिल हुई है। आशु बेहद खुश था। क्या यह एलिगेंट एम्परर की सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है? शायद ये वही स्किल है जो कागज की कठपुतलियों को डेथ का सब्स्टिट्यूट बनाती है। अगर यह स्किल मेरे पास है तो मुझे मौत से डरने की जरूरत नहीं होगी। यह तो ऐसा है जैसे मेरे पास अनगिनत जिंदगियां होंगी। लेकिन जब आशु ने सब्स्टिट्यूट टैलिस्मैन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से स्टडी किया तो उसका चेहरा अजीब हो गया। यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। सब्स्टिट्यूट टैलिस्मैन सच में कागज की कठपुतलियों को डेथ का सब्स्टिट्यूट बनाने वाली स्किल थी, लेकिन यह स्किल उतनी सिंपल नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। यह ऐसा नहीं था कि जब चाहे इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। उसे पहले से ही सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन तैयार करना पड़ता ताकि वो इसे लड़ाई के दौरान इस्तेमाल कर सके। यह प्राइमोडियल एनर्जी स्किल ऐसी नहीं थी जिसे आखिरी पल में इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए पहले से ही लंबी और कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशंस करने की जरूरत थी। आशु को एक लौता कंफर्ट इस बात से था कि सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन बनाने के लिए सिर्फ बड़े अमाउंट में प्राइमोडियल एनर्जी की जरूरत होती थी। थैंकफुली उसके पास स्लॉटरर लाइफ सोल थी जो उसे लगभग इन्फिनिट प्राइमोडियल एनर्जी प्रोवाइड करती थी, इसलिए एनर्जी की कमी की कोई टेंशन नहीं थी। आशु ने कुछ और टूल्स इकट्ठा किए और सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन क्रिएट करने की सोची। सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन क्रिएट करने के लिए पीले कागज, वुडस्टोन या मेटल का होना नेसेसरी नहीं था। यहां तक कि एक साधारण टाइल भी इसके लिए एज ए बेसिक मटेरियल इस्तेमाल की जा सकती थी। हालांकि आमतौर पर जेड और प्लांट से बने मटेरियल का इस्तेमाल करने पर सक्सेस के चांसेस सबसे ज्यादा होते थे। आशु ने ऑर्डिनरी कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह शायद प्लांट मटेरियल से बना था, इसलिए इसका सक्सेस रेट ज्यादा कम नहीं था। अपने माइंड को काम करने के बाद आशु ने सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन स्किल का इस्तेमाल किया। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और अपनी उंगली के सिरे पर प्राइमोडियल एनर्जी को कंडेंस किया। उसने इसे सफेद कागज पर प्रेस किया और एक अजीबोगरीब रून ड्रॉ किया। हालांकि रून पूरा ड्रॉ होने से पहले ही कागज फट गया। वो प्राइमोडियल एनर्जी के कोरोजन को सहन नहीं कर सका। इस टैलिस्मन को ड्रॉ करने के बाद आशु की प्राइमोडियल एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी। सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन ने बहुत ज्यादा प्राइमोडियल एनर्जी कंज्यूम की। हालांकि गॉड स्लेयर बॉडी ने आशु को प्राइमोडियल एनर्जी की बहुत फास्ट रिकवरी स्पीड प्रोवाइड की। आशु को प्राइमोडियल की कमी की चिंता नहीं थी, लेकिन अगर उसने सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन को पूरा नहीं किया तो ये पूरी एनर्जी बेकार चली जाती। साधारण कागज इस काम के लिए सुटेबल नहीं लग रहा था, इसलिए फिर आशु ने एक वुडन प्लैंक ढूंढकर निकाला। ये एक बॉक्स से निकाला गया कॉमन पाइन वुड था। हालांकि वुडन प्लैंक भी प्राइमोडियल एनर्जी को सहन नहीं कर सका। आशु के टैलिस्मन पूरा ड्रॉ करने से पहले ही यह शैटर हो गया। आशु ने काफी सोच विचार किया और एक स्टील प्लेट निकाली। उसने उस पर टैलिस्मन ड्रॉ करने के लिए अपनी प्राइमोडियल एनर्जी का इस्तेमाल किया। इस बार स्टील प्लेट नहीं टूटी, लेकिन आशु ने जो प्राइमोडियल एनर्जी टैलिस्मन ड्रॉ किया वो तुरंत गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने गैसोलीन से लिखा हो जो तुरंत इवेपोरेट हो गया। ऐसा लगता है कि यह मटेरियल्स का मुद्दा नहीं है। सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन की सक्सेस शायद एक प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है। यह केवल इसे ड्रॉ करने से काम नहीं करेगा। आशु ने रीजन को मोटे तौर पर समझ लिया, इसलिए उसने कागज का इस्तेमाल करके
सब्स्टिट्यूट टैलिस्मैन बनाने की कोशिश जारी रखी। दर्जनों टैलिस्मैन ड्रॉ करने के बाद भी उनमें से कोई भी सक्सीड नहीं हुआ। पूरा कागज बर्बाद हो गया। क्या सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम नहीं है? अगर कोई और होता तो उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी की रिकवरी इतनी तेज नहीं होती। वे शायद एक दिन में एक भी सब्स्टिट्यूट टैलिस्मैन नहीं बना पाते। ये चांस तो लॉटरी जीतने जितना कम है। आशु ने थोड़ा नाराज होकर टैलिस्मैन खींचना जारी रखा, लेकिन जब तक कागज खत्म नहीं हुआ वो कामयाब नहीं हो पाया। आशु जिद्दी था। जब तक वो एक टैलिस्मैन सक्सेसफुली नहीं बना लेता उसे चैन नहीं मिलता। लेकिन उसके घर में अब और कागज नहीं बचा था। वो अपने डोर्म से बाहर निकला और सुपरमार्केट से कुछ डायरी खरीदने का मन बना लिया। उसे यकीन था कि वो सब्स्टिट्यूट टैलिस्मैन जरूर बना पाएगा। जैसे ही वो फोर सीजन्स गार्डन से बाहर निकला, उसने महक को बाहर से लौटते हुए देखा। महक ने आंसू को देखकर पलकें झपकाई और कहा, तुम कब वापस आए? मुझे बताया भी नहीं, और ऊपर से मुझसे एंटीलोप और चूजे की देखभाल करवाई। तुम्हें पता भी है वे कितने पेटू हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? मैं अभी अभी वापस आया हूं और तुम्हारे पास आने का वक्त नहीं मिला। आशु ने खांसते हुए कहा, सच में वो उन दोनों के बारे में तो पूरी तरह से भूल गया था। तुम सही समय पर वापस आए हो। ये वो खाना है जो मैंने उनके लिए खरीदा है। इसे उनके लिए ले जाओ। महक ने अपने हाथों में पकड़े 2 बैग आशु को थमा दिए। आशु ने बैग में झांक कर देखा। उसमें तरह तरह के स्नैक्स थे और वे सभी ब्रांडेड आइटम थे जो सस्ते नहीं लग रहे थे। महक, तुम्हें उन्हें ऐसी चीजें खिलाने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ सिंपल चीजें खिला दो। आशु ने कुछ हद तक असमंजस में कहा और मन ही मन सोचा, क्या तुम्हारे घर में माइन है? एनिमल्स को खिलाने में इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? एनिमल्स को टॉर्चर करना अच्छी बात नहीं है। महक ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद महक ने कहा, वैसे तुम सही समय पर वापस आए हो। कल सक्षा क्लब का एक इवेंट है, तुम भी आ सकते हो। क्या इवेंट है? आशु ने पूछा। समर कह रहा है कि वो सुमंदा माउंटेन विजिट करना चाहता है और वर्ल्डस मॉन्यूमेंट को देखना चाहता है। महक ने जवाब दिया। वो सुमंदा माउंटेन पर वर्ल्डस मॉन्यूमेंट देखने जा रहा है? आशु थोड़ा हैरान हुआ। आंसू और समर पहले भी सुमंदा माउंटेन गए थे। वहां से लौटने के बाद समर ने कसम खाई थी कि वो फिर कभी उस गॉड फॉरसेकन जगह पर नहीं जाएगा, और अब वही सुमंदा माउंटेन जाकर वर्डलेस मॉन्यूमेंट देखने का सजेशन दे रहा था। लगता है अर्सलान के मैटर ने उसे गहरा झटका दिया है। आशु ने सोचा, क्या तुम चलोगे? महक ने पूछा। आशु ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, क्योंकि समर ने सख्ती से ट्रेन करने का फैसला किया था तो उसे उसका सपोर्ट करना ही चाहिए। वैसे जब तुम जाओगी तो एंटीलोप को भी अपने साथ ले जाना, आशु ने कहा। उसे लगा कि यह देखना एक अच्छा मौका हो सकता है कि क्या एंटीलोप सुमंदा माउंटेन की गोल्डन पीक पर वापस जाएगा। जब वे महक की डोरमेट्री में पहुंचे, टॉट स्विंगल, तो उन्होंने देखा कि एंटीलोप अब भी सोफे पर आराम से सो रहा था। जहां तक चूजे की बात थी, वो टेबल पर खड़ा होकर टीवी पर चल रहे एक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम को देख रहा था। टेबल पर 2 डिशेस थीं। एक में खरबूजे के बीज थे और दूसरे में खरबूजे के बीजों के छिलके थे। उसने बहुत स्किलफुली से एक खरबूजे का बीज खाया और उसका छिलका दूसरी प्लेट पर उछाल दिया। यह पानी की तरह फ्लूइड फैशन में किया गया था। आशु के सिर पर बादल मंडरा रहे थे और वो सोच रहा था, सच में मुझे पेट्स को किसी लड़की के पास नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ कुछ दिनों में ही यह ऐसा हो गया। लगता है अगली बार अगर बाहर जाऊं तो इसे समर के पास ही छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आशु ने महसूस किया कि दोनों ने वजन बढ़ा लिया था। यह इस वजह से नहीं था कि वे बड़े हुए थे, बल्कि इस वजह से कि वे मोटे हो गए थे। पहले चूजा एक छोटे फैल्कन जैसा दिखता था। उसका शरीर एकदम स्ट्रीमलाइन था, लेकिन अब वो एक बत्तख जैसा मोटा हो गया था जो इधर उधर डोल रहा था। आशु को सच में उसकी फ्लाइट एबिलिटीज की चिंता हो रही थी। नहीं, मुझे इसे अच्छी तरह से सिखाना होगा। मुझे इसे एक आउटस्टैंडिंग फीनिक्स बनाना होगा। कौन सा फीनिक्स ऐसा होता है जो मोटे बत्तख जैसा दिखे? आशु ने फ्यूचर में इसे ट्रेनिंग देने का मन बना लिया। लगता है मुझे इसे होन करने के लिए एक डायमेंशनल जोन ढूंढना चाहिए। आशु ने चूजे को घूरते हुए सोचा कि इसे किस डायमेंशनल जोन में ले जाए। चूजा अचानक शर्माते हुए स्क्रीन से नजरें हटाकर आशु की तरफ देखता है। जैसे ही उसने आशु को देखा, वो खुशी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़कर उसके पास आने लगा। आशु ने अपने हाथ शाहरुख खान की तरह फैलाए
और इसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वो उड़ते उड़ते नीचे गिर पड़ा, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था। उसने कुछ बार पंख फड़फड़ाए और फिर अपने शरीर को स्टेबल किया। वो जमीन पर नहीं गिरा, हालांकि आंसू के सिर पर बादल मंडरा रहे थे। ये सच में अब और उड़ नहीं सकता। मुझे इसे ट्रेन करना होगा। इसे नरक जैसी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। आशु ने अपना मन सख्त किया। जहां तक एंटीलोप की बात थी, आशु ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। वो एंटीलोप और चूजे को अपने डोरमेट्री वापस ले आया। अगले दिन सुबह आशु ने महक के लिए नाश्ता खरीदने के बाद उसकी डोरमेट्री में रख दिया। जब वो जागी और नाश्ता कर लिया तो दोनों ने मिलकर सकशाह क्लब की तरफ रुख किया। सकशाह क्लब के लगभग सभी मेंबर मौजूद थे, यहां तक कि अमर और अर्नव जैसे बिजी लोग भी आए थे। कैफ रिहान और तुबा को भी साथ लाया था। समायरा रोहन और दूसरे पुराने मेंबर भी शामिल थे। पूरा ग्रुप स्कूल की बस से सुमंदा माउंटेन के लिए रवाना हुआ। ये एक इवेंट था जिसके लिए सकशाह क्लब ने स्कूल में अप्लाई किया था। ड्राइवर और जो ट्यूटर उन्हें फिनो लेकर जा रहे थे वे स्कूल से थे, इसीलिए सेफ्टी को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी आशु को अपनी सेफ्टी को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के साथ फेडरेशन में ऐसे कुछ ही लोग थे जो उसे मार सकते थे, भले ही वो उन्हें हरा ना सके। आशु कॉन्फिडेंट था कि वो बचकर निकल सकता है। मोटा चूजा आशु की गोदी में पड़ा था। एंटीलोप 2 सीटों पर आराम से बैठा था। आशु उन्हें भी साथ लिया था। जब ग्रुप सुमंदा माउंटेन पहुंचा तो आशु और समर ने फेमिलियरली लेड किया और जल्दी ही वे सुमंदा माउंटेन के वर्डलेस मॉन्यूमेंट के सामने पहुंच गए। वे माउंटेन पर चढ़ते समय कुछ लोगों से मिले। ये साफ नहीं था कि वे यहां क्यों आए थे, लेकिन वे वर्डलेस मॉन्यूमेंट के सामने रुक गए थे, जैसे वे इसे देखने के लिए आए थे। बुजुर्ग सुमंदा, आपका सरनेम भी सुमंदा है, ये भी सुमंदा माउंटेन है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए ब्लेस्ड लैंड है, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने साथ खड़े बुजुर्ग से चापलूसी करते हुए कहा। आशु और उसकी टीम वर्डलेस मॉन्यूमेंट के सामने पहुंचे और उसे देखने के लिए तैयार हो गए। स्टूडेंट्स, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? फिर बाद में वर्डलेस मॉन्यूमेंट देख सकते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने पास आकर कहा। क्यों? समर ने पूछा। ये हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के गॉड स्लेयर एक्सपर्ट्स बुजुर्ग राका सुमंदा हैं। वो वर्डलेस मॉन्यूमेंट को स्टडी करने आए हैं। अगर आप अभी इसे देखेंगे और उसकी पावर से अफेक्ट होंगे तो ये बुजुर्ग सुमंदा की रिसर्च को डिस्टर्ब कर सकता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, उन्हें पहले देख लेने दो। बुजुर्ग राका ने कहा, क्योंकि राका ने पहले ही बोल दिया था। अधेड़ उम्र का आदमी और कुछ नहीं बोला और अपनी टीम में वापस लौट गया। आशु और उसकी टीम जो इक्विपमेंट साथ लाई थी उन्हें निकाल लिया और वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए तैयार हो गए। ये इस वजह से था कि अगर वे लंबे समय तक वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखते तो वे उसकी पावर से अफेक्ट हो जाते। एज अ रिजल्ट वे हाइपर एक्टिव हो जाते और ऐसे काम करते जो उनके स्टैमिना को खर्च करता। इसीलिए उन्होंने कुछ टूल्स तैयार किए थे ताकि वे जो करना चाहते थे वो कर सकें। एग्जाम्पल के लिए रोहन ने 2 डंबल प्रिपेयर किए थे। थोड़ी देर बाद वो डंबल उठाकर अपना स्टैमिना खर्च करना चाहता था। तुबा ने एक योगा मैट तैयार किया था और योगा करने की सोच रही थी। अमर को छोड़कर सभी ने कुछ ना कुछ टूल्स प्रिपेयर किए थे। राका ने उनके द्वारा प्रिपेयर की गई चीजों को देखा और ऐसा लगा कि वो दिलचस्पी ले रहे हैं। वो मुस्कुराए और उन्हें ध्यान से देखा। बुजुर्ग सुमंदा, मैंने सुना है कि वर्डलेस मॉन्यूमेंट की पावर लोगों को हाइपर एक्टिव स्टेट में पहुंचा सकती है। फिर अगर कोई इस स्टिमुलस का इस्तेमाल सीखने के लिए करता है तो क्या इससे उनके रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी सुमेर ने पूछा। बुजुर्ग राका मुस्कुराए और बोले, यह ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करना एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है। कहा जाता है कि सुमंदा माउंटेन वो जगह है जहां विहान सुमंदा ने ट्रेनिंग की थी। उनके ख्याल मेनली गॉड स्लेयर के बारे में थे। गॉड स्लेयर वो है जो सभी चीजों के ओरिजिन को जानने के लिए नेचर की तलाश करता है ताकि वो कुदरत और ह्यूमंस के महान गॉड स्लेयर को ऑब्टेन कर सके। मैं पूरी तरह से वर्डलेस मॉन्यूमेंट की पावर और मतलब को नहीं समझ पाया, लेकिन गॉड स्लेयर को समझने के बेसिस पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पावर होगी जो नेचर को फॉलो करती है और सेल्फ की तरफ लौटती है। बुजुर्ग, क्या आप इंसान की तरह बात कर सकते हैं? हम अभी भी ऐसी गहरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, सुमेर ने कहा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वर्डलेस मॉन्यूमेंट
शायद किसी के इन्नेट पोटेंशियल को स्टिम्युलेट करने के काबिल होगा। इसीलिए जब ये अपना असर दिखाता है तो इंसान अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार एक्ट करेंगे। वे मॉर्टल दुनिया की पाबंदियों को अनदेखा करेंगे और जो वे डीप डाउन करना चाहते हैं वही करेंगे जो चीजें उन्होंने पहले से तैयार की हैं। वे वो चीजें हैं जिन्हें लोग महसूस करते हैं कि उन्हें करनी चाहिए। हालांकि जो वे डीप डाउन करना चाहते हैं वो वर्ल्डली फैक्टर्स से अफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखने के बाद वे जो करते हैं वो आम तौर पर उस चीज से अलग होता है जो वे अभी करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट को लें, वो मानता है कि उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये केवल सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से है। जो वो सोचता है कि उसे करना चाहिए वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। हालांकि जो वो एक्चुअली में डीप डाउन करना चाहता है वो जरूरी नहीं कि स्टडी ही हो, या कहें तो 95% से ज्यादा लोग डीप डाउन कभी भी स्टडी नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए भले ही वो एक किताब लाए, वो उसे नहीं पढ़ेगा। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है ताकि वर्डलेस मॉन्यूमेंट की पावर को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर लागू किया जा सके जिसे कोई करना चाहता है? सुमेर ने फिर से पूछा। शुरुआत में जब इन्फ्लुएंस अपेक्षाकृत कम होता है तो इसे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब कोई लंबे समय तक वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखता है तो उसके दिल में इन्नेट पोटेंशियल पूरी तरह से स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक कोई सेज या बुद्धा ना हो, किसी के लिए भी अपनी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बुजुर्ग राका ने कहा। जब वे बात कर रहे थे, आशु और बाकी लोग पहले ही वर्डलेस मॉन्यूमेंट के सामने बैठ चुके थे और उसे घूर रहे थे। जितना ज्यादा कोई वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखता है उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस वो रिसीव करता है। हालांकि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किसी का डिटर्मिनेशन कितना मजबूत है। अगर किसी की विल पावर स्ट्रांग हो तो भले ही वो इसे लंबे वक्त तक देखे, इन्फ्लुएंस एवरेज इंसान से कम होगा। लेकिन ये डिटर्मिनेशन जरूरी नहीं कि एक अच्छी चीज हो। इसके बजाय ये एक ऑब्स्टेकल बन सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इंसान बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो उनके कॉन्शियंस के खिलाफ होती हैं। एग्जाम्पल के लिए कई लोग महसूस करते हैं कि काम एक बोझ है और बिना किसी चिंता के बाहर जाना चाहते हैं। हालांकि अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई भी उस इंपल्स को रेसिस्ट नहीं कर सका। उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ा जिसे वे नहीं करना चाहते थे और उन्हें खुद को काम करने के लिए इंस्पायर करने के तरीके ढूंढने पड़े। अगर किसी की विल पावर बहुत स्ट्रांग हो तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वे अपनी इन्नेट परस्यूट्स को भूल जाएं और अपने इन्नेट पोटेंशियल को स्टिम्युलेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। ऐसे में क्या उन्होंने जो चीजें प्रिपेयर की हैं वे पूरी तरह से बेकार नहीं हो जाएंगी? सुमेर ने कहा। जब उसने समर और बाकी लोगों द्वारा प्रिपेयर किए गए टूल्स को देखा, सिर्फ तभी जब उनका असली इरादा वही हो जो उनके मौजूदा ख्याल हों। अदरवाइज वे सच में ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे। बुजुर्ग राका ने कंजर्वेटिवली कहा। असल में वो मानते थे कि वे चीजें बेसिकली बेकार थीं। मैं अपनी किताबें लाना चाहता था ताकि कुछ नया सीख सकूं। शुक्र है कि मैं उन्हें नहीं लाया, सुमेर हंसते हुए बोला। बुजुर्ग राका ने कहा, असल में ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये तभी है जब तुम इसे पसंद करते हो। वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखने से जो एक्शन अराइज होते हैं उनसे आप किसी के फ्यूचर के पोटेंशियल को भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखने के बाद ऑटोमेटिकली अपनी फिसर्ट्स को प्रैक्टिस करने लगे तो फ्यूचर में वो बाइनक्सिंग में एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। अगर कोई इंसान वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखने के बाद सबकॉन्शियसली अपने स्वॉर्ड प्ले की प्रैक्टिस करने लगे तो फ्यूचर में उसकी स्वॉर्ड आर्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगी। वे बातें कर रहे थे और उन्होंने जानबूझकर वर्डलेस मॉन्यूमेंट को नहीं देखा, इसीलिए वे कम अफेक्ट हुए थे। हालांकि आशु और उसकी टीम वर्डलेस मॉन्यूमेंट को नजदीक से देख रहे थे। रोहन, जिसकी विल पावर सबसे कमजोर थी, जल्दी ही अफेक्ट हो गया। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि वो शांत नहीं बैठ पाया और खड़ा हो गया और गोल गोल दौड़ने लगा। बुजुर्ग, सुमंदा, आप सही कह रहे हैं। जो चीजें वो लाया है वे बेकार हैं, लेकिन वो गोल गोल दौड़ते हुए क्या पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में वो मूवमेंट टेक्निक्स में बहुत माहिर होगा? सुमेर ने पूछा। यह समझना आसान नहीं है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। बुजुर्ग राका के पास दरअसल एक और एक्सप्लेनेशन था, लेकिन उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा। दौड़ना भी साइकोलॉजिकल इवेजन का ही एक मैनिफेस्टेशन था।
आशु ने कुछ समय तक वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखा। वो ओरिजिनली कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अपनी गॉड स्लेयर बॉडी को बेहतर बना सकता था और लाइफ सोल कंडेंस कर सकता था। लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि भले ही उसने वर्डलेस मॉन्यूमेंट की प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट को सर्कुलेट किया, फिर भी वर्डलेस मॉन्यूमेंट में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कुछ समय तक देखने के बाद उसे बहुत बोरियत महसूस हुई। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और डेंजन में शिकार करना शुरू कर दिया। आशु के इस बर्ताव ने तुरंत सुमेर और बुजुर्ग राका का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुमेर ने क्यूरियस होकर पूछा, बुजुर्ग सुमंदा, उस स्टूडेंट ने वर्डलेस मॉन्यूमेंट को देखने के बाद गेमिंग करना शुरू कर दिया, इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग राका ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि हर कोई डीप डाउन मजा लेना पसंद करता है। ज्यादा लोग अब भी सबकॉन्शियसली कुछ परस्यूट्स रखते हैं। एक गेम में पूरी तरह डूबकर उसका फ्यूचर शायद बहुत हाई नहीं होगा, या कहीं उसका फ्यूचर खेलों से रिलेटेड होगा। बुजुर्ग राका ने शब्दों को थोड़ा घुमा दिया। इस एरा में यह ऑब्वियस था कि एक स्टूडेंट जो गेमिंग में डूबा हुआ है, उसकी कोई खास अचीवमेंट्स नहीं हो सकती। आशु ने उनकी बातों को साफ साफ सुना, लेकिन उसने दूसरों की बातों की परवाह नहीं की और अपना शिकार करने वाला प्रोसेस कंटिन्यू रखा। जब एंटीलोप सुमंदा माउंटेन पहुंचा तो वो खुद ही इधर उधर टहलने लगा। ये देखकर आंसू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोटा चूजा उसका पीछा करेगा। इससे वो कुछ हद तक निराश हो गया। शायद ये लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने की वजह से था कि दोनों एक दूसरे से इतने फेमिलियर हो गए थे। चूजा और एंटीलोप एक दूसरे के साथ काफी भाईचारा दिखा रहे थे। कुछ समय बाद बाकी लोग भी मूव होना स्टार्ट हो गए। तुबा की योगा मैट ने वैसा काम नहीं किया जैसा एक्सपेक्टेड था। इसके बजाय उसने अपने स्वॉर्ड प्ले की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये तो फिर भी नॉर्मल था। बाकी लोग थोड़े एबनॉर्मल थे। आशु की तरह अर्नव ने भी अपना फोन निकाला और पागलों की तरह गेमिंग करने लगा। अमर ने अपने बैग से खाने का एक ढेर निकाल लिया। उसमें ज्यादातर फ्लैश और चिकन लेग्स थे। वो वहां बैठकर खाने लगा। महक ने एक कैनवास और पेन प्रिपेयर किया और उसने वहीं ड्राइंग शुरू कर दी। इस बार समर पूरी तरह से पिछली बार से अलग बर्ताव कर रहा था। पिछली बार जब वो आया था तो उसने इतनी पागलपन से पुशअप्स किए थे कि 2 दिनों तक उसके हाथ तक उठ नहीं पाए थे। लेकिन इस बार वो एक्चुअली में वहां बिना कुछ किए बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो आराम कर रहा हो। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। बुजुर्ग सुमंदा, आपका इन पर क्या ख्याल है? सुमेर ने बुजुर्ग राका की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कहने को लेकर असमंजस में था। बुजुर्ग राका ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, इन स्टूडेंट्स के पोटेंशियल में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वे या तो खाते हैं या गेम खेलते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो आंखें बंद करके आराम कर रहे हैं। अगर फेडरेशन के सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते रहे तो मुझे डर है कि फेडरेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। बुजुर्ग राका सच में फेडरेशन के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे। फेडरेशन पहले ही अशांति की स्टेट में थी और फिर भी ये नौजवान इतने निराशाजनक थे। ये इमेजिन करना मुश्किल था कि ऐसे नौजवान जो अपना सारा वक्त गेम खेलने, खाना खाने और ड्राइंग करने में बिताते थे, फेडरेशन को कैसे बचा पाएंगे। भले ही सुमेर को वर्डलेस मॉन्यूमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो समझ सकता था कि गेम खेलना, खाना, ड्राइंग बनाना वगैरह पोटेंशियल के अच्छे मैनिफेस्टेशन नहीं थे। फाइनली बुजुर्ग राका के माथे पर आई चिंता की लकीरें कुछ देखकर गायब हो गईं। रिहान खड़ा हुआ और अपनी गोद में रखी प्रैक्टिस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस शुरू कर दी। जिस स्वॉर्ड आर्ट की वो प्रैक्टिस कर रहा था वो तुबा के जैसी ही थी। इनफैक्ट तुबा ने अपनी स्वॉर्ड आर्ट उससे ही सीखी थी, इसीलिए नेचुरली वे आइडेंटिकल थी। हालांकि एक चीज अलग थी, रिहान ने अपनी पूरी स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की। उसने केवल बार बार अपनी स्वॉर्ड खींची और हमला किया और फिर बार बार वही एक्शन दोहराना शुरू कर दिया। सुमेर ने आखिरकार किसी को कुछ डिसेंट करते हुए देखा और बुजुर्ग राका से पूछा, बुजुर्ग सुमंदा, इस स्टूडेंट का बार बार स्वॉर्ड खींचने का क्या मतलब है? बुजुर्ग राका ने तारीफ करने वाले अंदाज में कहा, बेहतरीन, ये स्टूडेंट सच में बहुत बेहतरीन है। बुजुर्ग सुमंदा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो बेहतरीन कैसे है? सुमेर ने बुजुर्ग राका से पूछा। हालांकि ये बस एक ही मूव है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि उसकी फाउंडेशन बहुत स्टेबल है। जब वो काल्म होता है तो स्टिल रहता है
और जब मूव होता है तो खरगोश की तरह स्विफ्ट। वो अपनी स्वॉर्ड को स्टेडली और मजबूती से पकड़ता है, वो अपनी स्वॉर्ड को फास्ट और एक्यूरेटली बाहर निकालता है। ऐसी फाउंडेशन होने के बावजूद वो अभी भी परफेक्शन की तलाश में है। वो अपनी अचीवमेंट से संतुष्ट नहीं है और वो बोरियत और अकेलेपन को भी बर्दाश्त कर सकता है। इस स्टूडेंट की स्वॉर्ड आर्ट में फ्यूचर अचीवमेंट्स बिना किसी शक के एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो वो डेफिनेटली स्वॉर्ड पाथ में एक जाना माना आदमी बनेगा। बुजुर्ग राका ने उसकी तारीफ में जरा भी कंजूसी नहीं की। पहली बात तो ये कि रिहान सच में बहुत आउटस्टैंडिंग था, उसकी तारीफ करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। दूसरी बात, आशु और दूसरे लोगों की हरकतों के बाद रिहान जैसा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट देखकर बुजुर्ग राका बहुत खुश हुए। अगर हमारी फेडरेशन में ऐसे कुछ और नौजवान हों तो हमें फ्यूचर में सर्वाइवल की चिंता क्यों करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा बुजुर्ग राका रिहान को देखते गए उतना ही उसे पसंद करने लगे, जितना देखते उतना ही खुश होते। उन्हें यहां तक अफसोस होने लगा कि रिहान उनका स्टूडेंट क्यों नहीं है। वो उसे अच्छे से ट्रेन करना चाहते थे ताकि फ्यूचर में वो फेडरेशन के लिए यूजफुल साबित हो सके। सुमेर ने भी चापलूसी करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारी फेडरेशन की युवा पीढ़ी में अभी भी कुछ टैलेंटेड नौजवान हैं। ये सभी केवल मौज मस्ती करने वाले लोग नहीं हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कैफ खड़ा हुआ और अपने हाथ को सेबर की तरह इस्तेमाल करके अपनी सेबर आर्ट की प्रैक्टिस करने लगा। सुमेर ने देखा कि कैफ के मूव्स साधारण थे, वे बहुत दिखावटी नहीं थे, लेकिन उनमें एक अनोखा ऑरा था। उसे महसूस हुआ कि ये स्टूडेंट बाकी से थोड़ा अलग है। जब कैफ की सेबर आर्ट बुजुर्ग राका की नजरों में आई तो उनकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। वो एक्साइटेड होते हुए बोले, एक जीनियस, क्या गजब की काबिलियत है। बुजुर्ग सुमंदा, क्या हुआ? सुमेर चौंक गया। बुजुर्ग राका आमतौर पर सेज जैसे टेम्पर वाले थे। वो इतने लंबे वक्त से उनके साथ था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपनी फीलिंग्स को इस तरह एक्सप्रेस करते नहीं देखा। बुजुर्ग राका बिना पलक झपकाए कैफ को देख रहे थे, मानो कोई आशिक अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड को देख रहा हो। इस स्टूडेंट ने इतनी कम उम्र में इस सेबर आर्ट में महारत हासिल कर ली है। वो प्रैक्टिकली एक नेचुरल सेबर यूजर है। नहीं, ये कहना चाहिए कि वो एक नेचुरल सेबर किंग है। बुजुर्ग राका की नजरें बहुत पैनी थीं, नहीं तो वो ये नहीं समझ पाते कि कैफ की सेबर आर्ट इतनी लाजवाब है। कैफ की सेबर आर्ट वाकई लाजवाब थी। उसके पास फ्यूचर में एक ग्रैंड मास्टर बनने का मौका था। एक टीनेजर से ऐसी सेबर आर्ट एंड सेबर फोर्स देखकर बुजुर्ग राका कैसे ना हैरान होते। पिछली बार जब उसने ऐसी सेबर आर्ट देखी थी तो वो फेडरेशन के एक फेमस सेबर एक्सपर्ट की थी। वो इंसान 20 से 30 सालों से फेमस था, लेकिन अब वो अपने शिखर से नीचे आ चुका था और एडवांसमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी। जहां तक कैफ की बात है, उसका फ्यूचर लिमिटलेस था। कोई नहीं जानता था कि वो फ्यूचर में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ये बहुत परफेक्ट है इस दुनिया में, इतना परफेक्ट जीनियस भी हो सकता है। मेरा सुमंदा माउंटेन आना बेकार नहीं गया। सुमेर, बाद में उस स्टूडेंट की कांटेक्ट डिटेल पूछने में मेरी मदद करना। ओह हाँ, वो स्टूडेंट भी जो स्वॉर्ड प्ले की प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे काबिल नौजवानों के साथ फेडरेशन का फ्यूचर आशाजनक है। बुजुर्ग राका ने कहा। वे अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे थे। अब वो बस इन दो काबिल नौजवानों को अपने स्टूडेंट के तौर पर रिक्रूट करना चाहता था और ये पूछना चाहता था कि वे किस स्कूल से हैं। अगर पॉसिबल हो तो वो उन्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर लेते और अपने काइनलेज में जहां वो वर्क करते हैं वहां उन्हें स्टडी करने के लिए ले जाते। मैं अभी पूछता हूं। सुमेर नेचुरली समझ सकता था कि बुजुर्ग राका इन दो नौजवानों को बहुत वैल्यू दे रहे थे और तुरंत वहां जाने को तैयार हो गया। उन्हें परेशान मत करो, उनकी ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार करें, फिर उनके पास जाएं। अगर अभी जाओगे तो उनकी ख्यालों की ट्रेन डिसरप्ट हो सकती है। यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बुजुर्ग राका ने जल्दी से सुमेर को खींच लिया ताकि वो कैफ और रिहान को डिस्टर्ब ना करें। बुजुर्ग राका एक तरफ से देख रहे थे। जितना वे उन्हें देखता उतना ही उन्हें पसंद करते और महसूस करते कि उनका फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग था। लेकिन जब उसने उनके पास बैठे पेटू को देखा तो वो इंसान 10 किलो फ्लैश लगभग खा चुका था। वो अपनी सांस भरते हुए बोला, ये सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन इतना बड़ा फर्क क्यों है? बुजुर्ग राका बहुत धैर्यवान थे। उन्होंने पास में ही एक जगह ढूंढी और बैठ गए। जितना वे कैफ और रिहान की प्रैक्टिस को देखते गए उतना ही ज्यादा उन्हें पसंद करते गए। दूसरी तरफ आशु मेटलवर्क टेम्पल डेंजन में शिकार कर रहा था।
वो पहले ही कर्स डेमन पैलेस जा चुका था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के साथ भी वो कर्स डेमन पैलेस के अंदर मेड्यूसा का मुकाबला करने में कामयाब नहीं हुआ था, जिसकी मेन वजह यह थी कि पैलेस का साइज लिमिटेड था। जब मेड्यूसा की स्ट्रेंथ चारों तरफ फैलती तो उससे छिपने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती थी। इसीलिए आशु और 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को मेड्यूसा के साथ आमने सामने लड़ना पड़ता। मेड्यूसा की टेरिफाइंग पेट्रिफिकेशन आइज आशु और 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को पेट्रिफाई कर देती। डेमोनिक नियोनेट के लिए भी छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो पैलेस में बहुत आसानी से मर सकती थी और अपनी वर्थ दिखा नहीं पाती थी। इसीलिए आशु ने फिलहाल कर्स डीमन पैलेस में कोशिश न करने का फैसला किया। उसने म्यूजिक टेम्पल और मेटलवर्क टेम्पल की गहराई में जाने का फैसला किया। मेटलवर्क टेम्पल के अंदर आशु ने फायर फर्नेस क्वीन 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन गार्ड और फॉर्च्यून गोल्डफिश को बुलाया। फिर उसने बेबी टाइगर को अपने साथ लिया और आगे बढ़ा। फॉर्च्यून गोल्डफिश के स्टैट्स मेटलवर्क टेम्पल में लगभग 4 देते थे। कभी कभी इसमें उतार चढ़ाव भी होता था। लकी बेबी टाइगर के लक प्लस 5 के साथ कुल मिलाकर लक फ्लनो कोई मजाक नहीं था। ड्रॉप रेट लगभग दोगुनी हो गई थी। जब आशु मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि ड्रॉप रेट स्पेशली हाई थी। प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स और कंपेनियन एग्स ड्रॉप होने के चांसेस भी काफी बढ़ गए थे। बट हालांकि आशु को ऑर्डिनरी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स या कंपेनियन बीस्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहां अक्सर जो कंपेनियन एग्स ड्रॉप होते थे वे लेजेंडरी स्टील कॉल्ड्रन फायर स्पिरिट के होते थे। हालांकि फायर एलिमेंटल कंपेनियन बीस्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन फायर फर्नेस क्वीन के साथ होने की वजह से स्टील कॉल्ड्रन फायर स्पिरिट्स बेकार थी। फायर कैनन मेटल हेवी फिस्ट और फ्लेम प्रोटेक्शन सबसे कॉमन प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स थीं जो यहां ड्रॉप होती थीं। थोड़े ही वक्त में आशु ने इन्हें मास्टर कर ली और इन्हें रैंक 9 तक पहुंचा दिया। हालांकि इन प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स के इफेक्ट्स बहुत ऑर्डिनरी थे। आशु को आमतौर पर इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। फायर फर्नेस क्वीन बाकियों के मुकाबले एक रेयर मॉन्स्टर थी। आशु ने कई बड़े पैलेस और कॉरिडोर्स को पार किया, तब जाकर उसे एक फायर फर्नेस क्वीन मिली। अनफॉर्चुनेटली उसे मारने के बाद केवल एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल ड्रॉप हुआ। जैसे जैसे वो और अंदर गया उसे ज्यादा कॉमन डायमेंशनल क्रिएचर मिले, जैसे स्टील कॉल्ड्रन फायर स्पिरिट्स, हैमर मेटल गोलेम्स वगैरह। अगर आशु को मेटल वर्क टेम्पल के अंदर गहराई में देखने की इच्छा ना होती तो वो इन्हें मारने की जहमत भी नहीं उठाता। जब आशु ने ब्लड के रंग के अवतार को एक बड़े हॉल में कंट्रोल किया तो उसने एक बहुत ही ऑड आवाज कहा सुनी। वो किसी मशीन के ऑपरेट होने की गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। एज एक्सपेक्टेड, जैसे ही ब्लड के रंग का अवतार हॉल में दाखिल हुआ उसने अंदर एक अजीब मेटल मॉन्स्टर देखा। ये एक वाइनर व्हीकल जैसा दिख रहा था जो किसी टैंक की तरह था, लेकिन इसकी आउटर अपीयरेंस राउंडेड थी। ये किसी छोटे फ्लाइंग सॉसर जैसा लग रहा था। ये 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा और 5 मीटर डायमीटर वाला था। इसके चारों तरफ कई होल्स थे। जैसे ही उसने ब्लड के रंग के अवतार को अंदर आते देखा, अजीब वाइनर व्हीकल स्पिन होने लगा। होल्स के करीबों से फ्लेम्स निकलने लगी। रोटेशन की वजह से वाइनर व्हीकल एक ह्यूज मेटल के घूमते हुए लट्टू जैसा लग रहा था जो फ्लेम्स उगल रहा था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने अपने पंजों से उस पर एक थप्पड़ मारा और अजीब वाइनर व्हीकल को मेटल के कचरे के ढेर में बदल दिया। एपिक क्रिएचर इन्फर्नो टैंक मारा गया। डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है। यह महसूस करते हुए कि यह 38 वैल्यू वाला प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल था, आशु ने उसे उठाया और ब्लड कलर्ड अवतार के हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वो और गहराई में गया, इन्फर्नो टैंकों की तादाद बढ़ती गई। 20 से 30 इन्फर्नो टैंक मारने के बाद एक इन्फर्नो टैंक कंपेनियन एक ड्रॉप हुआ। इन्फर्नो टैंक के स्टैट्स एपिक क्लास पर काफी अच्छे माने जाते थे, लेकिन आशु के लिए यह बेकार था। हालांकि इन्फर्नो टैंक की एक स्किल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल का नाम रैम्पेज था। जब इन्फर्नो टैंक इस स्किल का इस्तेमाल करता तो वो लगभग इनविंसिबल हो जाता, या कहें डोमिनेंस बॉडी बन जाता। यहां तक कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन भी उस टाइम पीरियड में उसे मार नहीं सकता था। यह स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन इन्फर्नो टैंक बहुत कमजोर है। सोच रहा हूं कि क्या मैं रैम्पेज को दूसरे पेट्स के साथ फ्यूज कर सकता हूं।
आशु ने ध्यान से सोचा और अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। हाल ही में वो कवच टाइप के कंपेनियन बीस्ट्स हासिल करने की कोशिश कर रहा था। म्यूटेटेड स्टोन ची के मरने के बाद से आशु के पास कोई कवच टाइप का कंपेनियन बीस्ट नहीं था। ऑर्डिनरी ची का डिफेंस बहुत वीक था, जो मिथिकल क्रिएचर्स के खिलाफ बेकार था, क्योंकि उनके सामने वे कागज की तरह थे जो आशु की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि रेडीमेड कवच टाइप के कंपेनियन बीस्ट्स नहीं हैं। क्या मैं एक खुद से बना सकता हूं? अगर मैं लाइफ प्रोविडेंस, लाइफ सोल और जो स्किल्स मुझे चाहिए उन्हें एक कंपेनियन बीस्ट के साथ कंबाइन करूं, तो शायद मैं एक ऐसा कवच टाइप का कंपेनियन बीस्ट बना सकता हूं जो म्यूटेटेड स्टोन ची से भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। सबसे अच्छा होगा अगर लाइफ प्रोविडेंस 3 आंखों वाले गोल्डन योद्धा का गोल्डन बॉडी हो। इससे डिफेंस को काफी हद तक एनहांस किया जा सकता है। मैं इनवल्नरेबल गोल्डन बॉडी स्किल भी जोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे कौन सी लाइफ सोल चूज करनी चाहिए? आशु साइलेंटली कैलकुलेशन कर रहा था। केवल लाइफ प्रोविडेंस, लाइफ सोल और स्किल्स पर कंसिडर करना ही सफिशिएंट नहीं था। इसकी वजह यह थी कि कंपैटिबिलिटी में एक प्रॉब्लम थी। अगर कंपैटिबिलिटी बहुत कम थी तो भले ही 2 पेट्स के पास वो लाइफ प्रोविडेंस और स्किल्स हों जिनकी आशु को जरूरत थी, फिर भी उन्हें सक्सेसफुली फ्यूज करना मुश्किल होता। इसके अलावा जब दोनों पेट्स फ्यूज होते तो प्रोडक्ट के स्टैट्स बदल सकते थे। ये वो लाइफ सोल या स्किल्स रिटेन नहीं कर पाता था जो आशु चाहता था। इसलिए इसे 1 या 2 फ्यूजन में बनाने की कोशिश करना लगभग नामुमकिन था। आशु ने जिन सभी पेट्स एट्रीब्यूट्स को वो जानता था उनके बारे में सोचा। हालांकि उसके पास कुछ स्किल्स और लाइफ प्रोविडेंस थे जो उसे अच्छे लगते थे, फिर भी उसे महसूस हुआ कि वे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थे। इसके अलावा जब उसने इसे ट्राई किया तो उसे रियलाइज हुआ कि कुछ पेट्स के बीच कंपैटिबिलिटी बहुत कम थी। मल्टीपल फ्यूजन्स के थ्रू इसे सक्सेसफुल बनाना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही आंसू इस बारे में परेशान हो रहा था, मेटलवर्क टेम्पल के गहरे हिस्से में एक डायमेंशनल क्रिएचर सामने आया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक भारी कवच पहने हुआ योद्धा था जो पूरी तरह से मेटल से बना था। जब 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने अपने पंजों से हमला किया तो कवच पहने योद्धा के शरीर पर एक गोल्डन पैटर्न अपीयर से हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो रॉ मेटल से बना हो। यह अजीब था लेकिन सुंदर भी था। ये काले ग्रे कवच पर अपीयर हुआ, जिससे पहले साधारण सा लगने वाला कवच शानदार और रेस्प्लिडेंट हो गया। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का पंजा कवच पहने योद्धा के सिर पर पड़ा, लेकिन उसे एक्चुअली में एक जोड़ी आर्म्स ने ब्लॉक कर दिया। इसके पैरों के नीचे का स्टोन से बना फ्लोर दरारों से भर गया, लेकिन कवच पहने योद्धा को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह भाई काफी दिलचस्प है। आशु की आंखों में चमक आ गई। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने अपने पंजों से एक के बाद एक हमले किए, भारी भरकम हमला करते हुए कवच पहने। योद्धा की आर्म्स पर उसे जमीन में इस तरह ठोक दिया जैसे वो कील हो। हालांकि कवच पहने योद्धा ने कई भारी हमले झेले, लेकिन फिर भी केवल उसकी आर्म्स के कवच पर एक हल्की दरार आई। वो शैटर नहीं हुआ। एक और भारी ब्लो के बाद कवच पहने योद्धा के शरीर पर जो चमकदार पैटर्न थे, जो मैग्मा जैसे दिख रहे थे, और शैटर हो गए। जैसे ही पैटर्न शैटर हुए, कवच भी टुकड़ों में टूट गया। ये बस एक खाली शेल थी जिसके अंदर कोई क्रिएचर नहीं था। इपिक क्रिएचर रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा मारा गया, डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ। ये भाई एक इपिक क्रिएचर है। फिर भी ये 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के कुछ कंसेक्यूटिव हमलों को सहन कर सकता है। उसका डिफेंस कितना इंप्रेसिव है। उसके शरीर पर जो चमकीला पैटर्न है वो क्या है? कोई स्किल लाइफ प्रोविडेंस या लाइफ सोल? आशु की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने मेटल वर्क टेम्पल में रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा की तलाश शुरू कर दी। फॉर्चुनेटली इस तरह का ईपिक रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा रेयर नहीं था। हालांकि ये केवल नजदीकी एरिया में ही पाए जाते थे और उसके पीछे एक स्क्वायर था। उस स्क्वायर में काफी तादाद में रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा मौजूद थे और उनके पीछे एक अजीब सी इमारत थी जो पहाड़ी दीवार में आधी एम्बेडेड थी। वो इमारत पूरी तरह से मेटल से बनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे एक ह्यूज मेटल शिप पहाड़ी दीवार में आधा एम्बेडेड हो। इमारत के ऊपर एक मेटल स्टैच्यू था जो एक फोर्जिंग टूल पकड़े हुए था। ये बिना किसी शक के गॉड ऑफ मेटल वर्किंग था। ये रूनिक हैवी आर्मर्ड
योद्धा पास के टेम्पल के एरिया को ही गार्ड कर रहे थे। ये देखकर कि कोई और रास्ता नहीं था, आशु जानता था कि अजीब सा मेटल पैलेस शायद मेटलवर्क टेम्पल का एंड है। वो जल्दबाजी में एंटर नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने बाहर रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा का शिकार करने के लिए तलाश शुरू की। आसपास केवल लगभग 100 रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा थे। कंपेनियन एग ऑब्टेन करना इतना आसान नहीं था। आशु पहले से ही मेंटली प्रिपेयर था कि उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लकी बेबी टाइगर और फॉर्च्यून गोल्डफिश के लक में डबल ऑगमेंटेशन के साथ उसने आखिरकार एक रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा कंपेनियन एग हासिल कर लिया। आशु ने तुरंत रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा के स्टैट्स चेक किए और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा एपिक, लाइफ प्रोविडेंस हैवी आर्मर्ड योद्धा, लाइफ सोल ब्लेस्ड कॉम्बैट रून्स, स्ट्रेंथ 33, स्पीड 29, कॉन्स्टिट्यूशन 37, प्राइमोडियल एनर्जी 34, टैलेंट स्किल फर्स्ट ऑफ एव और रैम्पेज हार्ट ऑफ एनरेज, कंपेनियन फॉर्म हैवी कवच। ऐसा लगता है कि वो मैग्मा जैसे पैटर्न्स उनकी लाइफ सोल ब्लेज्ड कॉम्बैट रूनस है। इसके अलावा उसके पास रैम्पेज नाम की स्किल भी है। क्या ये क्रिएचर 3 आंखों वाले गोल्डन योद्धा के साथ फ्यूज हो सकता है? अगर वो गोल्डन बॉडी लाइफ प्रोविडेंस और ब्लेस्ड कॉम्बैट रून्स लाइफ सोल के साथ फ्यूज हो जाता है, तो क्या कवच की फॉर्म उसका डिफेंस ग्रेटली इंप्रूव होगा। आशु के पास इस वक्त कोई 3 आंखों वाला गोल्डन योद्धा नहीं था, लेकिन ऑर्डिनरी गोल्डन योद्धा के पास भी गोल्डन बॉडी लाइफ प्रोविडेंस था। हो सकता है कि उसे 3 आंखों वाले गोल्डन योद्धा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़े। उसने रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा को गोल्डन योद्धा के साथ रखा और उनकी कंपैटिबिलिटी चेक की, तो उसे पता चला कि उनकी कंपैटिबिलिटी 76 थी। बहुत ज्यादा देर किए बिना उसने उन्हें फ्यूज करने का फैसला लिया। एक जोरदार धमाके के साथ कंपेनियन एग और गोल्डन योद्धा धुएं में बदल गए, मतलब फ्यूजन नाकाम हो गया, जिससे आशु तुरंत चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 77 की कंपैटिबिलिटी के बावजूद फ्यूजन फेल हो गया। इसके अलावा उसके पास 2 लक वाले पेट्स भी थे। ऐसा लगता है कि गॉडेस ऑफ लक भी कभी कभी थोड़ी हिचकी ले सकती है। आशु ने खुद से बड़बड़ाया। थैंकफुली गोल्डन योद्धा और रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा रेयर नहीं थे। एक लेजेंडरी क्लास का था, जबकि दूसरा एपिक क्लास का, इसीलिए इनका शिकार करना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि आशु ने उस एरिया में सभी रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धाओं को मार डाला था। उन्हें रिस्पॉन करने के लिए खून की एक बूंद डालनी पड़ती। आशु ने तुरंत रिस्पॉन नहीं किया। इसके बजाय वो मेटलवर्क टेम्पल की तरफ बढ़ा। वो देखना चाहता था कि टेम्पल के अंदर क्या था। मेटल हॉल का दरवाजा बहुत भारी था। आशु ने ब्लड के रंग वाले अवतार को पूरी स्ट्रेंथ लगाने के लिए कंट्रोल किया और दरवाजे को थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो गया। टेम्पल से एक गर्म हवा का झोंका बाहर निकला। इसने लगभग आंसू जैसे एपिक एक्सपर्ट को ऐसा महसूस कराया जैसे वो चिकन की तरह फ्राई होने वाला हो। वो जल्दी से अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए इनवर्स एंसिएंट एम्परर लाइफ सोल का इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। फिर उसने धीरे धीरे मेटल के दरवाजे को खोला और टेम्पल के अंदर झांका। मेन टेम्पल में एक ह्यूज फर्नेस थी। फर्नेस के ऊपर एक गोल्डन त्रिशूल रखा था। ये इनडिस्क्राइबेबली मैजेस्टिक था, जैसे ये हेवन से आया कोई डिवाइन आइटम हो। गोल्डन त्रिशूल, आशु ने इस तरह के हथियार के बारे में सुना था। लेजेंड्स के अनुसार पोसिडन का हथियार त्रिशूल था। ये एक डिवाइन आर्मामेंट था जो दुनिया के सभी समुद्रों को कंट्रोल करता था और इसमें दुनिया को तबाह करने की पावर थी। यह भी कहा जाता है कि एक बार पोसिडन ने त्रिशूल की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक विशाल फ्लड्स रिलीज की थी जो दुनिया को तबाह कर सकती थी, और ये गॉडेस ऑफ विजडम से जमीन पर कंट्रोल लेने के लिए कंपीट करने का अटेम्प्ट था। त्रिशूल के ओरिजिन के बारे में कई तरह की कहानियां है। एक लेजेंड का कहना था कि त्रिशूल एक डिवाइन आर्मामेंट था जिसे गोड्स के भी गोड्स इस्तेमाल किया करते थे। ऑफ कोर्स आशु को नहीं पता था कि गोल्डन त्रिशूल पोसिडन का त्रिशूल था या किसी और का। इसके अलावा पुराने वक्त में कई धर्मों की कई कहानियों में त्रिशूल शैतान का हथियार माना जाता था, क्योंकि इसके कांटे एक लंबे और 2 छोटे होते हैं। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सिमिलर है और इसे बुराई का सिंबल माना जाता है। ये गॉड ऑफ मेंटल वर्किंग का टेम्पल था, इसीलिए इसके शैतान से रिलेटेड होने के चांसेस कम ही थे। आशु को लगता था कि पहले वाली पॉसिबिलिटी हाई थी। भले ही ये पोसिडन का त्रिशूल नहीं था, ये एक बहुत अच्छा हथियार होना चाहिए। जब आशु इस पर विचार कर रहा था
उसने देखा कि गोल्डन त्रिशूल से एक गोल्डन डिवाइन रोशनी एमिट हो रही थी। फर्नेस में भी फ्लेम्स तेजी से बढ़ रही थी, जिससे पूरा टेंपल फ्लेम्स के समंदर में बदल गया। फ्लेम्स बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिक के बावजूद भी आशु इसे विथस्टैंड नहीं कर पा रहा था और जलकर मरने वाला था। बेबी टाइगर की हालत और भी खराब थी। वो आग में जलकर राख हो गया। फॉर्च्यून गोल्डफिश और फायर फर्नेस क्वीन को फ्लेम्स का कोई डर नहीं था और ऐसा लग रहा था कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को भी कुछ नहीं हुआ था। वे डरते नहीं थे, लेकिन आशु के पास डरने का वक्त नहीं था। एक ख्याल से 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन 6 फ्लेमिंग विंग्स में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लड के रंग के अवतार की पीठ पर अपीयर हो गए। विंग्स की फ्लेम्स ने चारों तरफ की फ्लेम्स का सामना किया, जिससे आशु को काफी फायदा हुआ। सिल्वर वाइंटर स्नेक को भी बुलाया किया। उसने चारों तरफ की फ्लेम्स का मुकाबला करने के लिए उनके अगेंस्ट पानी की स्ट्रीम्स रिलीज की, जो वाइंटर जेट जैसी थी। अनफॉर्चुनेटली उसका वाइंटर जेट क्लियरली कमजोर था। जैसे ही वो फ्लेम्स के कांटेक्ट में आया, वो तुरंत इवेपोरेट हो गया। वो बेकार था। आशु गोल्डन त्रिशूल को निकालने की कोशिश करने ही वाला था। तभी उसने देखा कि फर्नेस हिलने लगी, कि गोल्डन त्रिशूल फर्नेस से बाहर उड़कर ब्लड के रंग के अवतार की तरफ पॉइंट कर रहा था। त्रिशूल से एक गोल्डन बीम शूट हुई, जिसने पूरे टेंपल को सूरज के जैसी गोल्डन बीम में मेल्ट कर दिया। आशु ने देखा कि स्क्रीन गोल्डन रोशनी से भर गई थी। वो कुछ नहीं देख सका। स्क्रीन के नॉर्मल होने पर यह ऑलरेडी ब्लैंक हो चुकी थी। जाहिर था कि ब्लड के रंग का अवतार पहले ही मर चुका था। क्या बकवास है। आशु थोड़ा डिप्रेस्ड था। उसे एक ही झटके में मार दिया गया था। अगर उसने पहले जान लिया होता तो वो 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को ड्रैगन विंग्स में ट्रांसफॉर्म नहीं करता। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के सामने होने पर उसे इतना आसानी से मारा नहीं जा सकता था। आशु जब खून की एक बूंद डालकर रिस्पॉन होने ही वाला था और गेम में एंटर होने वाला था, तभी उसने सुना कि पास में कुछ लोग जो पहले आराम कर रहे थे, अब उनकी तरफ आ बढ़ रहे थे। वो अनजाने में ऊपर देखने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।